कैसे करें फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई और किन गलतियों से बचें। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन किन गलतियों से हमें बचना चाहिए जिससे हम नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई करने से रुक जाते हैं और क्या करें कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई कर लें। मैं सानू जायसवाल आपके साथ आज बात करेंगे यूजीसी नेट जून 2026 के प्रिपरेशन के ऊपर। तो सबसे पहले अगर किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे यूजीसी नेट हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर उसके लिए बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू। ठीक है, तो पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे हम जानते हैं कि इस एग्जाम के लिए हमें किस तरह से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो मैंने भी जब अपने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था तो क्या गलतियां की थी जिससे मेरा एक क्वेश्चन से जेआरएफ रुक गया था, 2 क्वेश्चन से जेआरएफ रुक गया था और फिर फाइनली मैंने जेआरएफ कर लिया था। तो इसी गलतियों का अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपको साझा करेंगे और आपके साथ बताएंगे कि किन गलतियों को आपसे बचना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अभी देखेंगे पीवाईक्यूज। किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज को सबसे पहले हम लोग देखेंगे बीएचयू वाले चैनल पे। आपको यूजीसी नेट पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 को भी पढ़ाया जाएगा। इससे रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो एकदम फिक्स क्वेश्चन होते हैं, आप अगर पीवाईक्यूज लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पीडी के ऐसे कौन से टॉपिक है जो आपको नहीं छोड़ना है, लॉजिकल रीजनिंग के कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको नहीं छोड़ना है, वो पूछा ही पूछा जाएगा। आपके इन्वायरमेंटल के कौन से टॉपिक है जो आपको नहीं छोड़ना है, टीचिंग के, रिसर्च के, कम्युनिकेशन के, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको जेआरएफ होना है तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सोचेंगे कि नहीं पेपर 2 से ही सिर्फ हम जेआरएफ हो जाएंगे तो थोड़ा इम्पॉसिबल है। बहुत लोगों का हो भी जाएगा, लेकिन जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होगा अपने सब्जेक्ट को लेकर, उसकी जो नॉलेज पावर है सेकंड पेपर को लेकर वो बहुत अच्छी होगी, तो लोग कर भी लेंगे। लेकिन जो भी बच्चे हैं, अभी तक का जो भी हमने रिजल्ट देखा है और बच्चों के रिजल्ट देखे हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो है कि आप पेपर 1 को छोड़ दे रहे हैं। तो बिना पेपर 1 के आपका जेआरएफ मुश्किल हो सकता है। तो बीएचयू वाले चैनल पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की लेक्चर्स यानी कि पीवाईक्यूज मिलेंगे। लेक्चर्स में आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी है पेपर 1 में, पेपर 2 में, जैसे कि कितने जो टर्म्स से जिसे क्वेश्चन आते हैं, फिल्म फेस्टिवल से क्वेश्चन आते हैं, साथ ही साथ आपके मेडवल में बुक एंड ऑथर, एंशिएंट में बुक एंड ऑथर, मॉडर्न में बुक एंड ऑथर, जो कि आपको भूलना नहीं है। ये आपके ईजी क्वेश्चन है और मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को नहीं भूलना है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हाईलाइटेड करके आपको इस 2 महीने में बहुत ही बेहतरीन तैयारी बीएचयू वाले चैनल पे कराई जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ हम एक अलग से वीडियो लाएंगे कि क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, क्या करें और क्या ना करें हम अपनी प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लाएं और क्या गलतियां ऐसी हो जाती हैं यूजीसी नेट एस्पिरेंट से, जो बहुत सारी इस बार भी रिजल्ट आया दिसंबर 2025 का, तो देखेंगे कि बच्चे एक एक क्वेश्चन से जो है कि जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर सके हैं। तो इसी के ऊपर हम लोग पूरा एक वीडियो जो है कि 10-15 मिनट का होगा, बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे हम वीडियो लाएं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम बात करेंगे दिसंबर 2025 जो लेटेस्ट आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही साथ जो भी आपको गाइड करने लायक चीजें होंगी वो भी हम बताते चलेंगे, जो क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता देंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय में किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, तो जो भी जेआरएफ से गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो है जो कि आपको करना चाहिए वो भी हम बात करेंगे एक अलग वीडियो में। अभी फिलहाल हम लोग पीवाईक्यूज पे ध्यान देंगे और क्यों हम पहले पीवाईक्यू पे बात कर रहे हैं इस पे भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये जो पेपर था ये 5/1/2026 को हुआ था। ठीक है, जनवरी में, और ये यूजीसी नेट दिसंबर 2025 यानी कि आपको पता होगा कि ईयर में 2 बार आपका यूजीसी नेट का एग्जाम होता है। ठीक है, एक जून में एक दिसंबर में। अभी आपका जून में एग्जाम होने वाला है 2026 में, उसके ऊपर हम लोग अच्छे तरीके से बात करेंगे। पीवाईक्यू सबसे पहले क्यों हम बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर अभी भी आपने यूजीसी नेट का पीवाईक्यू नहीं देखा है तो जरूर देख लें। जो बच्चे सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 के पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे तरीके से देख लेते हैं उनका नेट 100% हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहली बार सिर्फ पीवाईक्यू से ही नेट कर लिया था, वो भी सिर्फ सेकेंड पेपर। सिर्फ मैंने सेकेंड पेपर के पीवाईक्यूज देखे थे और मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था, क्योंकि यूजीसी नेट कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन रिपीटेड जरूर करता है। ठीक है, कुछ बुक्स
के ऊपर भी बात करेंगे, किन बुक्स को फॉलो करें और कैसे पढ़ें, क्योंकि सबके पास है, सबको पता है क्या पढ़ना है, लेकिन स्मार्ट स्टडी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, तो पीवाईक्यूज कितना हेल्पफुल होता है, कैसे हेल्पफुल होता है, आप देखेंगे बहुत सारे टॉपर्स के, आप देखेंगे हमारे चैनल पे, बीएच वाला चैनल पे टॉपर्स टॉप पढ़े हुए वो जरूर बताएंगे कि पीवाईक्यूज कैसे हेल्प हुए, जिससे आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन हमको कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इसलिए पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा जरूरी है और कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको कंपटीशन से बाहर भी कर सकता है और कंपटीशन में ला भी सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी बच्चे जून 2026 में अटेम्प्ट करने वाले हैं वो पीवाईक्यूज जरूर लगाए। कम से कम आप 2025 से लेकर 2014 तक के पीवाईक्यूज जरूर लगाए, पेपर 1 और पेपर 2 के। अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं हो तो 100% नेट क्वालिफाई हो जाएगा, और थोड़ा सा और आप डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे बीएच वाले चैनल के साथ तो आपका जेआरएफ भी हो जाएगा। ठीक, कोई भी क्वेरी हो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 80 90 20 94 18 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल और मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी यूजीसी नेट के रिकॉर्डिंग आपको इस पे जो है कि क्वेरी सॉल्व की जाएगी। ठीक है, अब अगर अभी तक आपने बीएचयू वाले ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बीएचयू वाले चैनल की तरफ से आपको जल्दी एक सरप्राइज मिलने वाला है। तो बीएचयू वाले ऐप को प्ले स्टोर से जाके जरूर डाउनलोड करें। तो चलिए आज के हम लोग पीवाईक्यूज के ऊपर बात करते हैं। जो हमारा मेन आज का है ये पेपर 1 है, पेपर 1 हम अलग से कराएंगे। अभी हम लोग पेपर 2 के ऊपर बात करेंगे। आपको पता होगा कि कितने क्वेश्चन होते हैं, 150 टोटल क्वेश्चन होते हैं, माइनस मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं होती है, और साथ ही साथ आपके इसमें 50 क्वेश्चन पेपर 1 के और 100 क्वेश्चन पेपर 2 के होते हैं। ठीक है, आपको इतना पता होगा। चलिए, टोटल 300 नंबर का होता है, तो हम लोग सीधे 51 क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, तो 51 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो 51 से हम लोग देखेंगे 51 से लेके आपका 150 तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग हिस्ट्री के देखेंगे, साथ ही साथ पेपर 1 के भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको बता दें अभी फिलहाल हम जेआरएफ क्वालिफाई है और बीएचयू में हिस्ट्री डिपार्टमेंट के रिसर्च स्कॉलर है। तो जो भी हमने अपने जेआरएफ क्वालिफाई किया और जो भी रिसर्च के दौरान जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ साझा करेंगे। तो बीएचयू वाले चैनल से जुड़ना ना भूले, आपको यहाँ पे एक बेस्ट गाइडेंस और एक अच्छा जो है कि कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर स्क्रीन पे देखें 51 नंबर क्वेश्चन हिस्ट्री का, तो क्वेश्चन है आपका, किसने लॉर्ड डलहौजी को यह कहकर सचेत किया था कि अवध का प्रत्येक किसान परिवार शायद अपवाद के बिना ब्रिटिश सेना में अपना एक सदस्य भेजता है, अवध अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। ठीक है, ये किसने कहा था? सर नाथन रोज ने, सर जेम्स आउटरम ने, सर क्लीमेंट जोसेफ ने और सर अलेक्जेंडर राम ने। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप देखे होंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को विजिट नहीं किए तो विजिट करिए, क्योंकि आप देखेंगे जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है ये यूजीसी नेट का कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक आपको 3 से 4 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और किसने ये स्टेटमेंट दिया है, किसके बारे में ये स्टेटमेंट दिया है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एक जगह जितने भी स्टेटमेंट अभी तक एग्जाम में पूछे हुए हैं, एंशिएंट के, मिडवल के, मॉडर्न के, इन तीनों के स्टेटमेंट एक साथ कराए हुआ है चैनल पे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को विजिट नहीं किया तो विजिट करिएगा, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक बहुत ही शॉर्ट में बहुत कम समय में ईजी तरीके से समझाया गया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है कि किसने कहा ये इसके बारे में। ठीक, तो ये है जेम्स आउटरम। ठीक है, आपको पता होगा कि इन्होंने ही अवध पे इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी और इनका ही कथन है कि लॉर्ड डलहौजी को यह कहकर सचेत किया था कि अवध का प्रत्येक किसान परिवार शायद अपवाद के बिना, कोई ही एक ऐसा किसान होगा जिसके घर में एक जो है कि सदस्य सेना में ना सम्मिलित हो, ये लोग क्या कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं, ऐसा करके आउटरम जी ने सचेत किया था। तो अवध का बात आया तो हमको नहीं लगता कि कोई बच्चे ने इसको गलत किया होगा। ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा भी 1857 को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो आप ये कर जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमें कई सारे इसमें 100 क्वेश्चन करने हैं।
अगला आपका है कालक्रम से लगाना है। तो देखिए पहला आपका स्टेटमेंट बेस्ड एक आपका टाइप हो गया यूजीसी नेट का, दूसरा टाइप आपका क्रोनोलॉजी बेस्ड है। कालक्रम से लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसके लिए आपको बहुत ही स्मार्ट स्टडी करनी होगी, चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना होगा, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है क्रोनोलॉजी लगाने में। ठीक, तो एक ट्रिक हम आपको यहाँ पे बताएंगे, ठीक है, कि कैसे हम लोग इसको करें। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अगर आप कोई भी एक हम लोग टाइम लाइन ले लेते हैं, जैसे कि 1893 ले लेते हैं। ठीक, 1893 को हम लोग हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक, क्योंकि इसी समय एनी बेसेंट भारत आई थी। ठीक, इसी समय आप देखेंगे शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था, इसी समय शिवाजी महोत्सव हुआ था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे कि आप एक जो है कि ईयर से 1893 से आप देखेंगे तीन चीजें आप रिलेट कर लिए, और गांधी जी का भी एक इसमें है। ठीक, तो इस तरह से आप देखेंगे एक अगर आप टाइमलाइन याद कर लिए तो एक टाइमलाइन से आपको तीन चार चीजें याद हो जाती हैं। तो जब भी आप 1893 देखें तो आप इन तीनों चीज को जरूर देखें कि हाँ 1893 में क्या क्या हुआ था। 1920 की बात होगी तो 1920 में आपको असहयोग आंदोलन भी देखना होगा, आपको खिलाफत मूवमेंट भी देखना होगा। ठीक है, तो जितनी भी पैरेलल चीजें चल रही हैं वो तीनों को ध्यान रखना है आपको। इस तरह से आपका क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो ये कुछ ट्रिक है जो आप अपनी पढ़ाई के दौरान यूज करेंगे, जो हमने अपने जेआरएफ के दौरान क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन को लगाने के लिए यूज किया था, तो मेरे लिए ईजी हो गया था। ठीक, तो इसमें दिया हुआ है कि जातिगत सुधार, भारत में जो भी जाति के विरुद्ध जो भी सुधार आंदोलन चल रहे थे उनको क्रोनोलॉजी से लगाना है। ठीक, पहला है वैक्यूम सत्याग्रह, दूसरा है महाज सत्याग्रह, आत्मसम्मान आंदोलन जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी बोलते हैं, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीडर्स कॉन्फ्रेंस। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो आत्मसम्मान आंदोलन आएगा, इसके बाद वैक्यूम सत्याग्रह जो कि साउथ में होता वो होगा, फिर उसके बाद बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1932 होगा। ठीक, उसके बाद आप महाद सत्याग्रह जो कि देखेंगे, महाद में जो जल पीने के लिए था कि दलित लोग उससे जल नहीं पी सकते हैं, उसके लिए अम्बेडकर जी कराए थे। और लास्ट ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीडर्स कॉन्फ्रेंस जो कि अम्बेडकर द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे लास्ट में ई आएगा, दो ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे ए सबसे पहले नहीं होगा, क्या होगा, सी सबसे पहले होगा। ठीक, तो ऐसे ही आप ऑप्शन से ही, अगर आपको ईयर नहीं भी याद है तो ऑप्शन से ही कर लेंगे। यूजीसी नेट की चाहे सीटीपीजी की सबसे अच्छी बात है कि आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप जरूर से ऑप्शन देखें। ठीक, क्योंकि सबसे आपको पता है कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस बहुत बाद में हुआ है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब तीसरा जो क्वेश्चन आपका टाइप का क्वेश्चन यूजीसी नेट पूछता है वो बुक एंड ऑथर पूछता है। तो अगर आप हमारे चैनल को विजिट करेंगे तो आपको कम से कम 6 से 7 वीडियो सिर्फ बुक एंड ऑथर पे मिल जाएगी। कभी आपको कंटेम्पररी, कभी एंशिएंट, कभी मिडवल, कभी मॉडर्न, साथ ही साथ मुगल से, दिल्ली सल्तनत से, जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको इन पे सेपरेट वीडियोस बहुत ही कम समय में और अच्छे तरीके से आपको एक टेबल फॉर्म में मिल जाएगी। और बीएचयू वाले ऐप पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो अगर आप अभी तक जुड़े नहीं है बीएचयू वाले ऐप से और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें दादू दयाल का पिंजरा और दुनिया के रूप में उल्लेख है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है 53 नंबर। ग्रंथावली, दबिस्तान मजहिब, शाहजहांनामा, रिसाला ए जिरात। ठीक है, दादू दयाल का नाम सुने होंगे आपका, और दुनिया का दादू दयाल का पिंजरा और दुनिया के रूप में उल्लेख है, तो वो बुक है आपकी ग्रंथावली। ठीक है, ये बुक ग्रंथावली है, तो इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद है फिर से आप देखेंगे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपके लिए। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन। 1861 में भारत के राज्य सचिव ने कहा था कि सभी अनुभव हमें यह बताते हैं कि जहां एक प्रभावी नस्ल दूसरी नस्ल पर शासन करती है वहां शासन का सबसे उदार स्वरूप निरंकुश शासन होता है। जिसने यह कथन कहा उन भारत के राज्य का सचिव का नाम बताइए। आप देखेंगे यूजीसी नेट का अगर आप पेपर सॉल्व करेंगे पिछले तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि 1861 में राज्य सचिव कौन थे। ठीक है, 1861 का जब आप एक्ट भी पढ़ेंगे तब भी आपको इसके बारे में बहुत डिटेल से जानकारी प्राप्त होगी। तो 1861 में राज्य सचिव कौन थे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। लॉर्ड स्टैनली, चार्ल्स वुड, लॉर्ड कैनिंग और सर जॉन लॉरेंस। ठीक है, कौन थे आपके राज्य सचिव।
ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स वुड। ठीक है, चार्ल्स वुड। ठीक है, तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान में रखिएगा। वुड, इन्होंने 1854 में क्या लाया था, वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें कितनी धाराएं थी, 100 धाराएं थी। ये भी यूजीसी नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसमें कितनी धाराएं थी, तो 100 धाराएं थी। ये एक पीवाईक्यू है। ठीक है, इसी में सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा के ऊपर बात की गई थी, वुमेन एजुकेशन के ऊपर सबसे पहले इसी में बात की गई थी, स्त्री शिक्षा के ऊपर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी तक देखेंगे पेपर सॉल्व किए तो 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए आपके सामने। अगला, अब दूसरा जो टाइप है यूजीसी नेट का, वो है असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन, यानी कि कथन एंड कारक टाइप के क्वेश्चन। इसमें भी आपको कंसेप्ट और फैक्ट दोनों पता होना चाहिए। कथन है आपका, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने कानून के प्रयोजन के लिए गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि कर दी। इस प्रकार इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। ठीक, कारण क्योंकि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक सलाहकारी निकाय मात्र था। ये आपका 55 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सही है कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने कानून के प्रयोजन के लिए गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि कर दी थी। बिल्कुल सही है, और इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। अब ये जो व्याख्या दे रहा है, रीजन बता रहा है, क्योंकि काउंसिल एक सलाहकारी निकाय मात्र था। तो बात तो सही है कि एक एडवाइजरी काउंसिल थी, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा ए एंड आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर से एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। आपका असर्शन है, मालगुजर या प्राथमिक जमींदार स्वामित्व धारक थे जिनके कृषि और वास भूमि पर वंशानुगत अपरिवर्तित अधिकार थे। उन्होंने ये अधिकार मुगल राज्य को यह आश्वासन प्रदान करके प्राप्त किया कि वे वनों और बंजर भूमि को खेती के अंतर्गत लाएंगे, खेती को बनाए रखेंगे और उसका विस्तार करेंगे तथा नियमित रूप से खराज या माल का भुगतान करेंगे। ठीक, तो ये जो स्टेटमेंट दे रहा है ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, कहते हैं कि कृषि वंशानुगत अपरिवर्तित अधिकार थे। ठीक है, उसके बाद जो रीजन दे रहा है वो दे रहा है कि मालगुजार उस भूमि पर स्वयं खेती अर्थात खुद काश्त कर सकते थे या पारिवारिक श्रम या खेतिहार मजदूरों और आवश्यकता अनुसार अन्य गांव के मालिकों की मदद से खेती भी करा सकते थे। तो ये भी सही है, तो दोनों सही और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन लंबा था, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इजी क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लंबे क्वेश्चन को देखते हैं और घबरा जाते हैं और उसको पढ़ते नहीं है सही से। अगर आप 1-2 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर के इतिहास पर जो पुस्तक है बहरिस्तान ए शाही किसके शासन काल में लिखी गई है। अब याद रखिएगा, इससे 2 क्वेश्चन बन गए। पहला, कभी क्वेश्चन आ जाए कि बहरिस्तान ए शाही किस पर लिखी गई पुस्तक है, तो ये कश्मीर का इतिहास बताती है, और एक और कश्मीर का इतिहास बताती है, कौन सी, वेट, एक और पुस्तक है, कौन सी, राज तरंगिनी, तरंगिनी। ठीक है, राज तरंगिनी, जिसे क्या बोलते हैं, राजाओं की नदी, जिसका अर्थ होता है राजाओं की नदी। किसने लिखा है इसको, कल्हड़ ने। कितनी अभी तक राज तरंगी लिखी जा चुकी है, 4। ठीक है, याद रखिएगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इसमें कश्मीर के जो कारकोटक, उत्पल, लाहौर और यशकर वंश है, ये जो वंश है इनका क्रमबद्ध इतिहास लिखा गया। भारत में पहली बार क्रमबद्ध इतिहास लिखा गया तो ये राजतरंगिणी के कल्हड़ ने लिखा था। तो बहुत अच्छा एक इतिहास लेखन की पुस्तक मानी जाती है, संस्कृत में लिखी हुई है और महाभारत की शैली को इन्होंने फॉलो किया है। ठीक, तो ये कौन सी बुक है, किसने लिखी, किसके शासनकाल में लिखी गई है, तो जहांगीर के शासनकाल में लिखी गई है। अकबर के पुत्र मुगल शासक जहांगीर या सलीम के काल में ये पुस्तक लिखी गई है। जैनुल आबदीन कश्मीर के शासक थे, जिसे कश्मीर का अकबर बोलते हैं। ये आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर आता है किसे कहते हैं, तो जैनुल आबदीन को कहते हैं। ठीक है, इनका एक और नाम जो हमेशा पूछता है तो वो है वुडशाह। ये सारे पीवाईक्यू है, इसलिए आपको बता रहे हैं, इनको वुडशाह नाम से भी जानते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 57, 58 चलते हैं।
फिर से आपका एक क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, भक्ति और सूफी संतों को शताब्दी वार सही कालक्रम में रखें। कश्मीर की लाल देद और महाराष्ट्र की चौक मेला, महाराष्ट्र के ज्ञान देव और दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के गुरु नानक और गुजरात के वल्लभाचार्य, राजस्थान की मीराबाई और उत्तर प्रदेश के तुलसीदास, तमिलनाडु के अपार और सुंदर मूर्ति। ठीक है, तो ये कुछ सूफी संत है, उनको क्रम से लगाना है। ठीक, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले ये बात हो रहा है अलवार और नैनार संतों की। ठीक, तो अगर हम इसमें देखेंगे, आप ऐसे भी अगर बात करेंगे संतों को पढ़ते आएंगे क्रोनोलॉजी से, तो सबसे पहले ई आएगा। ठीक, इस तरह से दो ऑप्शन तो ऐसे ही घट जाएगा। अब दो ऑप्शन में हमें करना है। इसके बाद अगर हम इतिहास को पढ़ते चले, जो क्रोनोलॉजी बस पढ़ते, जो हम लाइन से पढ़ते हैं, उसमें अगर हम देखें तो उसके बाद आएंगे महाराष्ट्र के ज्ञानदेव, जो ज्ञानदेव और जो वरकरी और धरकरी संप्रदाय चल रहे थे महाराष्ट्र में, वो आएंगे। और दिल्ली के बख्तियार काकी जाएंगे, जो कि इन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार का नाम रखा गया है। ठीक, तो सेकंड ये होगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद कश्मीर की लाल दे है, जिसे कश्मीर की मीराबाई भी बोलते हैं, और महाराष्ट्र की चोखा मेला है। ठीक है, ये आपको नहीं भी याद रहेगा तो भी इस तरह से बहुत इजी है कि आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो इसको कर लेंगे। ठीक, ऑप्शन सही हो गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे चौथा हो जाएगा गुरु नानक का हो जाएगा, जो अकबर के समय का आप देखेंगे। फिर वल्लभाचार्य तो बाद में आएंगे। ठीक, उसके बाद मीराबाई, यहाँ पे राजस्थान की मीराबाई, उत्तर प्रदेश के तुलसीदास, जो अकबर के समय के को रिलेट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला इसका आंसर सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पुस्तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हिस्टोग्राफी का क्वेश्चन है, और जो बच्चे बीएचयू में पढ़ रहे होंगे वो तो बहुत इजी से कर लेंगे, क्योंकि उन्हें हिस्टोग्राफी पढ़ाया जाता है और बार बार ये बुक आता है। ठीक है, उनके सेमेस्टर में भी। ठीक, पुस्तक है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना किसने की। ये बुक बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है। ठीक है, अब देखिए आपको हम यही बता रहे थे कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं भूलना है, किस क्वेश्चन को नहीं भूलना है और किस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। ठीक, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पे आ गया। ये आपको व्हाट इज हिस्ट्री, द हिस्टोरियन क्राफ्ट, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ये आपको भूलना ही नहीं कि ये किसने लिखा था। इनके कथन नहीं भूलना है कि इतिहास जो है कि एक अंतहीन संवाद है, समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है, या फिर आपका जो जेबी वरी का कथन है कि इतिहास विज्ञान है, ना कम है ना अधिक। तो ऐसे जो स्टेटमेंट है जो बार बार पूछे गए हैं, ये आपको भूलना नहीं है। तो इजी क्वेश्चन नहीं गलत करना है, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का नहीं होता है जो इजी क्वेश्चन गलत करते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान से करना है। ठीक, क्योंकि इजी क्वेश्चन सबके लिए इजी होगा और हार्ड क्वेश्चन सबके लिए हार्ड होगा। अगर आप इजी क्वेश्चन गलत करेंगे तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। क्वेश्चन है कि द आइडिया ऑफ हिस्ट्री किसकी है। ए फ्राउडे, एच कार, आर जी कॉलिंगवुड और आर बार्टलेट। तो किसकी है, आर जी कॉलिंगवुड की। ठीक, आइडिया ऑफ हिस्ट्री इन्होंने कहा है कि समस्त इतिहास, ऑल हिस्ट्री इज अ आइडिया ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, सभी इतिहास विचारों का इतिहास है। ठीक है, जिसके जो भी विचार आते हैं वो उस तरह से इतिहास लिखता है, और इतिहास क्या है, विचारों का इतिहास है। ये बहुत ज्यादा पूछा गया है स्टेटमेंट। ठीक, उसके बाद इतना इजी क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है। 8, 9, 10, 11। ये इतना इजी क्वेश्चन है कि कोई भी गलत नहीं करेगा। कितने मंडल है, 10 मंडल, 1028 सूक्त। ठीक है, याद रखिएगा ऋग्वेद में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था ये। उसके बाद है द स्टडी ऑन जेंडर रिलेशन इन अर्लियर इंडियन हिस्ट्री इंक्लूड्स आर्कियोलॉजिकल डाटा एंड सोर्सेज, हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, फोकस ऑन वुमेन एंड हायरार्कीज, स्टडी ऑफ एलीट ग्रुप्स। ये क्या है, जेंडर रिलेशन किसके ऊपर आप बात करता है। ठीक, तो फोकस ऑन वुमेन एंड हायरार्कीज पे ये बात करता है। जेंडर रिलेशन इजी है। अर्ली इंडियन हिस्ट्री जो इंक्लूड्स करते हैं जेंडर रिलेशन में, वो किस पे बात कर रहे हैं, किस पे अध्ययन कर रहे हैं। तो आर्कियोलॉजिकल डाटा सोर्सेज थोड़ी जेंडर रिलेशन बात करेगा। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट के ऊपर भी बात नहीं कर रहा है, वो एलीट ग्रुप्स के ऊपर भी बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है वुमेन और हायरार्कीज के ऊपर बात कर रहा है। ये इजी क्वेश्चन था, इसे भी कोई गलत नहीं किया होगा। ठीक, उसके बाद आपका एक जो पैटर्न है यूजीसी नेट का, वो ये भी है कि आपको मैच दी फॉलोइंग के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखने होंगे। और सबसे आसान जो है कि ये टॉपिक होता है, हमें लगता है, तो कोई गलत नहीं करेगा। एक तरफ आपके कुछ
व्यक्तित्व है और वो किस तरह से जुड़े हैं उस पे है। ठीक, गंगा प्रसाद सेन, महेंद्र लाल सरकार। अब देखिए एक चीज हम आपको बता देते हैं, महेंद्र लाल सरकार, ये नाम याद कर लीजिए, महेंद्र लाल सरकार, और ये जुड़े हैं कल्टीवेशन ऑफ साइंस। ठीक है, इनको याद कर लीजिए। आप अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे, अभी आपको ये बस नाम आपको हम बता दे रहे हैं, और जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, हमने बहुत सारे पीवाईक्यूज इसी नेट के सॉल्व भी करा है, पेपर 1 और पेपर 2 के। पेपर 1 के बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लेक्चर्स भी हैं, तो आप जरूर देखिएगा चैनल विजिट करके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो ये नाम आपको कम से कम 20 से 25 पेपर में देखने को मिलेगा। तो सोचिए, आपको यूजीसी ने सीधे सीधे हिंट दे रहा है कि तुम मेरे पीवाईक्यू सॉल्व करो, वहां से आपको 10 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल आपके हो जाने हैं। तो महेंद्र लाल सरकार को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ये बार बार पूछता है। उसके बाद लियोनार्ड रोजर्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक, उसके बाद आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक, कलकत्ता स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन, लेडी विद द लैम्प। ठीक है, तो वही अगर हम देखें गंगा प्रसाद सेन, तो ये बिल्कुल सही है कि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन से थे, महेंद्र लाल सरकार होम्योपैथिक से, लियोनार्ड रोजर्स कलकत्ता स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल से, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प। इस तरह से पहला इसका सही है, बिल्कुल मैच किया हुआ है। ठीक, आप देखिए ज्यादातर इसी तरह से यूजीसी नेट देता है। जो नया क्वेश्चन अगर यूजीसी नेट पूछता है, तो मैंने अभी तक जो पेपर सॉल्व किया हुआ पैटर्न देखा है कि वो 1 2 3 4 ही रखता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। आप लोग महेंद्र लाल सरकार से जुड़े फैक्ट को जरूर एक बार देखिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से एक हमारे पास मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चंस है, उसको देखते हैं। ठीक, तो राजा है और वंश है, मयूर सरमन, सेनगुटवन, करिकाल और हस्तिवर्मन, चेर, कदम, चोल और वेंगी। तो अगर आपको हम बात करेंगे तो यहीं से क्लियर हो गया, मयूर सरमन कदम्ब। ठीक है, और यही एक राजा है जिसने सबसे ज्यादा अश्वमेध यज्ञ किया है, अश्वमेध यज्ञ किया। उसके बाद प्रवेश ने 4 किया है अश्वमेध यज्ञ। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा बार इतिहास में किसी ने अश्वमेध यज्ञ किया है तो यही कदम वंश का मयूर सरमन है। तो ए का सेकेंड आप देख लेंगे ऐसे, तो ये 2 ऑप्शन हो गए। ठीक, और उसके बाद देखेंगे कि बी का क्या है, सेनगुटवन। तो सेनगुटवन आपको पता होगा कि चेर है, तो इस तरह से थर्ड से हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आप देखिए, अगर एक भी आ रहा तो आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद करिकाल हो जाएगा चोल, और हस्तिवर्मन हो जाएगा वेंगी। तो इजी हो गया क्वेश्चन आपका। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन के लिए प्रांतीय बिल की शुरुआत किसके अधीन की गई थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मेयो। किसके द्वारा मतलब प्रांतीय बिल की शुरुआत की गई थी? तो लॉर्ड मेयो, जिसकी अफगानिस्तान में आपको पता होगा कि हत्या कर दी गई थी। क्वेश्चन आता है कि किस गवर्नर जनरल की हत्या भारत से बाहर हुई है? तो लॉर्ड मेयो। ठीक है, उसके बाद फिर से असरसन रीजन के क्वेश्चन है। असरसन है हड़प्पा की मोहरों में सामान्य लेखन की एक पंक्ति होती है जिसमें उसके स्वामी का नाम और उपाधि लिखी होती है, क्योंकि आपका यहाँ पे क्वेश्चन अगला दे रहा है कि क्योंकि लंबी दूरी के पत्राचार के लिए मोहरों और मोहरबंदी का उपयोग किया जाता था। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। ये असरसन रीजन टाइप के क्वेश्चन है, और ये आपका एंशिएंट का क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पे दे रहा है कि हड़प्पा की मोहरों में समानांतर लेखन की एक पंक्ति होती है जिसमें उसके स्वामी का नाम और उपाधि लिखी होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि लंबी दूरी के पत्राचार के लिए मोहरों और मोहरबंदी का उपयोग किया जाता था। तो बिल्कुल सही है कि वहां पे लिखा रहता है, एक तरह से हुंडी टाइप में भी हो कह सकते हैं कि जैसे उस पर लिखा रहेगा, आप उसको दिखाएंगे तो फिर आपको वो चीज पहचान के लिए किया जाता था। 66 नंबर क्वेश्चन है आपका। सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय चरण किस अवधि से संबंधित था? 4000 से 3000 बीसी, 3000 से 2000 बीसी, 2600 से 1900 बीसी और 1900 से 1300 बीसी। बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये आपका हो जाएगा 2600 से 1900 बीसी। ठीक है, चलिए फिर से आपका है कि सही युग्म चुने। ठीक है, कौन सा युग्म सही है, ये क्वेश्चन लगाने के लिए आपका आया है। गर्भगृह, मंडप, गोपुर, नागर, द्रविड़, ये शैलियां है, और उसके बाद पवित्रतम पूजा स्थल, गर्भगृह के ऊपर का शिखर, अलंकृत प्रवेश द्वार, उत्तर भारतीय शैली, मामल्यपुर मंदिर। ठीक, तो आप सभी को पता होगा, एक ही चीज अगर आप देखेंगे कि 2 चीजें होती है, नागर और द्रविड़। ठीक, क्या होती है ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले नागर क्या होती है? ये दोनों जो है नागर और द्रविड़, ये दोनों
मंदिर निर्माण की शैलियां हैं, मंदिर निर्माण की शैली है भारत में। ठीक, एक और होती है, उसके बात कर लेते हैं, बेसर। ठीक है, ये आपका नॉर्थ में है, ये आपका साउथ में है, और ये आपका मिडिल जो रेंज है मध्य भारत उसमें है। ठीक है, मध्य भारत में ये प्रचलित है। ठीक, नागर सामान्यतः इस तरह के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे जो आपको भारत में देखने को मिलते हैं। ठीक, ट्रायंगल में। ठीक, ये हमारे नागर शैली के मंदिर है। ठीक, उसके बाद द्रविड़ आपके कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं, जो साउथ में आपको ऐसे मंदिर देखने को मिलते हैं। ठीक, पिरामिड नुमा। और बेसर क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेसर होता है, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों के रूप हमें देखने को मिलते हैं, दोनों शैलियों का यूज होता है। वो बेसर शैली होता है जिसे चालुक्यों ने, जो कि चालुक्य काल में जो विकसित हुई थी। ठीक, अब यहाँ पे आप देखेंगे नागर क्या है, तो उत्तर भारतीय मंदिर शैली। अब डी का देखिए, सही युग्म चुने, ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, 67 नंबर। तो सही युग्म क्या है? ठीक है, तो ए का केवल ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी से सही है। गोपुर अलंकृत प्रवेश द्वार होता है जो प्रवेश करते हैं। मंडप गर्भगृह के ऊपर का शिखर होता है मंडप। गर्भगृह क्या होता है? पवित्र पूजा स्थल जहाँ भगवान का रखा रहता है, मंदिर मूर्ति उर्ति से पवित्र पूजा स्थल करते हैं। द्रविड़ शैली मामल्लपुरम मंदिर द्रविड़ शैली में है, ये आपका जो है कि वेट ए सी डी ई है। ठीक है, मंडप गर्भगृह के ऊपर का शिखर नहीं होगा, वेट ये नहीं है मैच। ठीक है, और ये द्रविड़ शैली मामल्लपुर मंदिर है जो पल्लवों ने बनवाया था, मामल्लपुर में मंदिर, वो जो है कि है। तो इस तरह से ए सी डी ई जो है कि इसका सही आंसर है। ठीक है, मंडप गर्भगृह के ऊपर का शिखर नहीं होता है। ठीक है, मंडप ये है, ये। ठीक है, शिखर ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको शिखर ही बोलते हैं। उसके बाद है, राजा रघुनाथ राय को औरंगजेब ने महानतम प्रशासक बताया था, किस मध्यकालीन पुस्तक में इसका उल्लेख है? रुकात आलमगिरी, मकलत सिल्बी, गुलशन इब्राहिम बरी और मिरात उल ममालिक। ठीक है, ये एक नया क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। तो क्या है? रुकात आलमगिरी। ठीक है, तो महानतम प्रशासक बताया था, तो इसका उल्लेख हमें रुकात आलमगिरी में देखने को मिलता है। वन फैक्ट क्वेश्चन था। उसके बाद एक और पैटर्न आता है कि कौन सा इसमें से सही है, या फिर इनमें कौन सा सही नहीं है, या कौन सा गलत है। इस 3 टाइप के क्वेश्चन जो है कि एनटीए फॉर्मेट करता है। इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे है कि मिफ्ता दिल्ली सल्तनत के स्रोतों के बारे में कौन सा सही है? मिफ्ता उल फुतू में जलालुद्दीन खिलजी के युद्ध के बारे में उल्लेख है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद है खजाइल फुतूह में मुबारक शाह खिलजी के आक्रमण के बारे में उल्लेख है, तो बिल्कुल गलत है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और खुसरो ने लिखा है। किसके बारे में है? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बारे में और खुसरो ने इसको लिखा है। ठीक है, उसके बाद है तुगलक नुहे से फिर मुबारक शाह खिलजी के आक्रमण के बारे में उल्लेख है, बिल्कुल सही, ये भी खुसरो का है। ठीक है, भारत के बारे में भी प्रशंसा की गई है इसमें। उसके बाद है तुगलकनामा में गयासुद्दीन तुगलक के युद्ध का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है अफीफकृत तारीख फिरोजशाही में फिरोजशाह तुगलक के शासनकाल का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। और एक और तारीख फिरोजशाही किसने लिखा है? बर्नी ने लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से ए सी डी सही है। ठीक है, और बी गलत है। उसके बाद फिर से वही अमीर खुसरो की किरान साधुन किससे संबंधित है? कैकुबाद और बुर्रा खां की मुलाकात से, देवल रानी और खिज खां की प्रेम कथा से, मुबारक शाह खिलजी की विजय गाथा से, गयासुद्दीन तुगलक की विजय गाथा से। सबसे इजी क्वेश्चन अभी तक का है, और ये है कैकुबाद और बुर्रा खां की मुलाकात से, किरान उस सादेन। ठीक है, और ये यहाँ पे देवल रानी और खिज खां का जो कि इसमें नहीं है, उनका आशिकी में है। ठीक है, किसमें है? आशिकी, आशिका है, आशिकी। ठीक है, ये भी खुसरो द्वारा लिखी गई है। इसमें वर्णन है खिज्र खां जो कि अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, और जब उसने चित्तौड़गढ़ की विजय की थी अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में, तो फिर उसके बाद वहां का नाम खिजराबाद कर दिया था, चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के। तो पूछा था किसके नाम पे किया था? तो अपने पुत्र के नाम पे किया था। ठीक, चलिए अब 5 ईयर प्लान से नया क्वेश्चन है। पिछली बार जब आप पुराना पेपर पैटर्न देखेंगे तो आपको 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जब पुराने पेपर आप यूजीसी के सॉल्व करेंगे तो वहां पे। ठीक, तो 5 ईयर प्लान से क्या है कि ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन है, कौन कौन से सही है। ठीक,
तो यहाँ पे है कि टू अचीव हायर लेवल ऑफ नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम, सही है। टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, सही है। उसके बाद है टू इम्प्लीमेंट कम्युनिस्ट आइडियल्स, गलत है। टू रिड्यूस इनइक्वलिटीज ऑफ वेल्थ, सही है। और टू कैंसल मिड इकोनॉमी, ये गलत है। तो इस तरह से ए बी डी सही हो जाएगा। तो 5 ईयर प्लान जो है कि 2-3 सालों से इससे क्वेश्चन बनाना बंद कर दिया था, लेकिन जब आप पुराने पेपर देखेंगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर 14 के, 12 के, 13 के, 16 के, 17 के, तो आपको वहां पे 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है? मंडल 6, मंडल 7, मंडल 8, मंडल 10। सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक, तो किस मंडल में? 7वें मंडल में जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था भरत और तुस्तु जनजाति के बीच में, तो उसके बारे में वर्णन है। ठीक है, चलिए। किस नदी पे हुआ था? परूसड़ी नदी, रावी नदी के तट पे हुआ था 10 राजाओं, 10 राग युद्ध भी बोलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्रोनोलॉजी से लगाना है, चालुक्य शासकों को क्रम से लगाना है। ठीक, तो अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखें इन शासकों में, तो सबसे पहले पुलकेशिन द्वितीय आएगा। ठीक, तो इस तरह से ये यहाँ से खत्म हो जाता है। ठीक, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उसके बाद जो शासन करेगा तो विक्रमादित्य सेकेंड से पहले तो विक्रमादित्य आएगा, तो इस तरह से 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे ये भी खत्म हो जाएगा। अब 2 ऑप्शन बचे। अब विक्रमादित्य के बाद आप देखेंगे कि आएंगे विनयादित्य। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरह से ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। फिर विजयादित्य आता है और फिर विक्रमादित्य सेकेंड आता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सही होता है। ये एक बार, कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है और पूछा हुआ है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 74 मध्यकालीन शताब्दियों के बारे में रिसाला ए जिरात पुस्तक किससे संबंधित है? ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है। रिसाला ए जिरात, ठीक है, किससे संबंधित है? ठीक है, पोत निर्माण, कपड़ा बुनाई, कृषि, व्यापार और वाणिज्य, तो ये कृषि से संबंधित है। रिसाला ए जिरात याद रखिएगा। पल्लव वंश के शासकों को क्रम में रखना है, क्रोनोलॉजी से लगाना, हमेशा पूछा जाता है पल्लव वंश के शासकों को, क्योंकि नाम एक जैसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बार बार पूछता है। ठीक, तो प्री मिडवल के कुछ कुछ वंश हैं जिसको आपको देखना होगा और इनको क्रोनोलॉजी से लगाना देखना होगा। ठीक, तो अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कुमार विष्णु प्रथम आएंगे, मतलब डी सबसे पहले आएगा। तो ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल हो गया। ठीक है, तो ये देखिए, अगर आपको पता है कि सबसे पहले इस क्रोनोलॉजी में सबसे पहले कौन सेट होगा, तो वैसे ही आपका सही हो जाएगा। ठीक, कुमार विष्णु प्रथम के बाद आपका वीर वर्मन आएगा। ठीक, दूसरा। ठीक, वीर वर्मन के बाद आपका स्कंद वर्मन द्वितीय आएगा। ठीक, उसके बाद आपका स्कंद वर्मन तृतीय आएगा और फिर सिंह वर्मन द्वितीय आएगा। ठीक, तो इजी क्वेश्चन था, जो बच्चे एक जानते हैं वो सारा कर जाते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो आपको देखेंगे किसने लिखा है? चाणक्य ने, कौटिल्य ने, विष्णुगुप्त ने, उनके कई सारे नाम को बताए जाते हैं किसने लिखा है। ठीक, और उन्होंने लिखा है, तो क्या सही है इसमें? तो the अर्थशास्त्र is a treatise on statecraft for a king and discuss a potential not an actual state। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ 15 बुक, मतलब अधिकरण, इसमें 15 अधिकरण है, बिल्कुल सही है। इट कंसिस्ट आपका है कि 18 बुक्स, अधिकरण 18 नहीं, 18 अधिकरण नहीं है, 15 अधिकरण है इसमें। ठीक, उसके बाद क्या है? इट एक्सप्लेन्स अर्थ एज द सस्टेंस और लिवलीहुड ऑफ मैन, बिल्कुल सही है। और इट नॉट अ इम्पॉर्टेंट टेक्सचुअल सोर्स, गलत है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मौर्य पीरियड का या फिर हमारे भारतीय इतिहास को जानने का बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। इसमें बहुत सारे नियम, कानून और बहुत सारी चीजों के बारे में, हमें तत्कालीन समाज के बारे में जानने को मिलता है। ठीक, कौन मध्यकालीन शताब्दियों के वारकरी संप्रदाय से संबंधित नहीं है? एकनाथ, जनाबाई, मुक्ताबाई, रूप भवानी। कौन जो है कि वारकरी संप्रदाय जो कि महाराष्ट्र में था उससे संबंधित नहीं है? तो होंगी रूप भवानी। मुक्ताबाई है, जनाबाई है, एकनाथ है। ठीक है, चलिए अब देखिए 78 आपका मैचिंग ऑफ द क्वेश्चन है। और आप देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो एक बार बस फैक्ट टाइप में पूछे थे, जैसे कि बैतुल माल का अर्थ क्या है, ये आपका एक बार यूजीसी नेट में हाल ही में
2-3 साल बीते, 2-3 सालों में वन लाइनर में पूछा हुआ है, कुर्निश वन लाइनर में पूछा है, खुराक दबाव आपका वन लाइनर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, तो इसमें बैतुल माल अगर आप देखेंगे तो सरकारी खजाने को बोलते हैं। मुल्क के मारूसी पूर्वजों का प्रभाव क्षेत्र होता है। कुर्निश आपका घुटनों पर बैठकर बादशाह को सजदा करना, जो कि दरबारी शिष्टाचार था। खुराक के दबाव आप देखेंगे शाही बलों के जानवरों के लिए पशु आहार, खुराक से ही समझ लेंगे खुराक खाना। ठीक, तो इस तरह से आपका देखेंगे कि 4 नंबर सही है। फिर से आपका आ गया 79 मैचिंग द क्वेश्चन, शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योतिष। ठीक है, निरुक्त और व्याकरण। तो ये आपके हमको पता होगा कि 6 आपके वेदांग है, तो ये वेदांगों को ध्यान में रखिएगा, वेदांगों से भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो शिक्षा की बात करेंगे तो वो सर्व विज्ञान हो जाएगा। कल्प की बात करेंगे सामाजिक विचार हो जाएगा, डिजाइन भी कभी कभी आता है। छंद हो जाएगा छंद शास्त्र, और ज्योतिष हो जाएगा खगोल शास्त्र। तो 4 नंबर इसका सही है। इजी क्वेश्चन था। उसके बाद जखीरात अल खवानीन का लेखक कौन है? ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये भी है। तो इसके जो लेखक है वो है शेख फरीद बक्कारी। ठीक है, ठीक है। मुतमिन खान आपको पता होगा कि जो तुझके जहांगीरी है, जिसे इकबाल नामा है जहांगीरी नाम से मुतमिन खान ने कंप्लीट किया था। ठीक है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है, और सुजान राय भंडारी ने भी एक महत्वपूर्ण मुगल सोर्स लिखा है, अभी मैं याद नहीं है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, 81 आपका इस असन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 1739-40 में भारत में लिखे गए फारसी शब्दकोश बहार-ए-आजम में जागीर या तुल को एक भूखंड के रूप में परिभाषित किया गया। जागीर या तुल उमरा और मनसबदारों को मासिक वेतन के बदले प्रदान की जाती थी। ठीक है, तो 1739-40 मतलब मुगल पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, तो इस समय जागीर तुल क्या थी, तो मनसबदारों को दी जाती थी और उनके वेतन के बदले दी जाती थी। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यह इसलिए किया जाता था ताकि वे उमरा और मनसबदार उस भूमि पर खेती करके पैदा की गई उपज के लिए महसूल का उपयोग कर सके। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। अब आपको पता होगा कि महसूल क्या है, एक शब्द पूछेगा, मुअस्सिब क्या है आपको पूछा होगा, और आपका मसाहत क्या है। ये सारे टर्म्स है वैदिक काल के, और इस टर्म्स पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आया भी है क्वेश्चन कि महसूल क्या है, मसाहत क्या है। मसाहत मतलब कि भूमि की पैमाइश करा के, पैमाइश मतलब कि नापजोक करा के जब लगान की उपज की जाती है, लगान निर्धारण की जाती है, उसे मसाहत बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स है मिडवल पीरियड के, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो ये जैसे महसूल पूछा था, वो आप महसूल का मतलब नहीं समझ पाएंगे और क्वेश्चन गलत कर जाएंगे। तो चैनल को विजिट करिएगा, 3 से 4 क्वेश्चन आपको टर्म पे मिल जाएंगे। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। प्राचीन काल के दौरान ऋग्वेद के बारे में कौन सा कथन सही है? सप्त सैंधव 7 नदियों का उल्लेख है। ठीक, बिल्कुल सही है कि सप्त सैंधव में 7 नदियों का उल्लेख है। कौन सा कथन सही है? उसके बाद है आपका नदी सूत्र 10वें मंडल सूत्र संख्या 60 में नदी सूत्र का उल्लेख है, गलत है। नदी सूत्र 10वें मंडल सूत्र संख्या 65 में बिल्कुल सही है। समुद्र का उल्लेख है और संभवतः इसका अर्थ अरब सागर से है, बिल्कुल सही है। सहायक नदियों के नाम में अस्कनी और परुषणी शामिल है, बिल्कुल सही। परुषणी रावी के लिए और अस्कनी चिनाब के लिए। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड सही है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम लिपि जो पढ़ी जा सकी है कौन सी है? हड़प्पा, खरोष्टी, ब्राह्मी, आरमाइक। ठीक है, तो भारतीय लिपि के बारे में बात हो रही है, तो आपको पता होगा कि ब्राह्मी लिपि भारतीय लिपि है और पढ़ी जा सकी है वो है यही है। ठीक, आरमाइक भारतीय नहीं है, हड़प्पा कोई पढ़ी ना जा सकी है। ठीक, और प्राचीनतम लिपि आपकी ब्राह्मी लिपि है। और अशोक के सबसे ज्यादा अभिलेख आप देखेंगे कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, आरमाइक में भी देखा गया है, खरोष्टी में भी देखा गया है, आपको पता होगा। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन देखें, पाणिनि की अष्टाध्यायी कब लिखी गई है? ठीक, तो देखेंगे पाणिनि की अष्टाध्यायी 500 ईस्वी में लिखी गई है। ठीक, तो इस तरह से अगर ऑप्शन देखें तो सेकेंड होगा। ठीक, ऐसे ही आपका हो गया सही। अब दूसरा चरक और सुश्रुत संहिता की बात करेंगे तो 100 ईस्वी आ जाएगा। ठीक, त्रिपिटक से प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की बात करेंगे 200 ईस्वी से आगे हो जाएगा, महाजनपद के बाद। और पुराणों का संकलन 500 से 100 ईस्वी, तो इस तरह से सेकंड सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। हु रोट हिस्ट्री ऑफ द पेलिपोशियंस वार?
ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और कहा जाता है कि इन्होंने सैनिकों का इतिहास लेखन किया था। तो ये है थ्यूसिडिडीज। ठीक है, चलिए फिर से आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन है और ये आपका पूरा अकबर से है। ठीक, तो अगर आप अकबर का देखेंगे, मुगल में सबसे इंपॉर्टेंट शासक है जिससे बहुत ज्यादा फैक्ट, इतने फैक्ट है कि याद करना पॉसिबल नहीं है। तो हमने अकबर के जितने इवेंट है, इंपॉर्टेंट इवेंट है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर अलग से एक अकबर के जितने भी महत्वपूर्ण समय में, उसके समय में जितनी भी घटनाएं हुई महत्वपूर्ण, उस पर एक सेपरेट 10-15 मिनट की वीडियो आप उसको देख लीजिएगा, आपका ये पार्ट पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं। 1568 में बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, अकबर ने जीव गोसाई को मदन मोहन और गोविंद देव मंदिर का प्रबंधन अधिकार देने का फरमान जारी किया था। ठीक है, इस तरह से थर्ड सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1572, ये सबसे इजी क्वेश्चन है कि अकबर ने श्री गोकुल के श्रीनाथ जी मंदिर के रख रखाव के लिए लगान मुक्त भूमि के अनुदान के लिए फरमान जारी किया। और 72 में इसने गुजरात अभियान भी किया था, याद रखिएगा, पहली बार समुद्र भी उसने गुजरात अभियान के तहत ही देखा था, क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद 1565 में बात करेंगे तो गुरु अर्जुन देव जो थे उनसे भेंट की थी इसने, तो याद रखिएगा इसके समकालीन कौन है, अर्जुन देव है। उसके बाद अगर बात करें तो 1598 में, तो 1598 में हो जाएगा अकबर ने श्री गुरु अमरदास से भेंट की थी। ठीक, तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन सही है। संस्कारों की क्रिया के क्रम और विवरण का उल्लेख किसमें है? कौन सा क्रिया कब करना चाहिए और क्रम क्या है संस्कारों का? जो हमारे 16 संस्कार है उससे आप देखेंगे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो आप 16 संस्कारों को जरूर से देख लीजिएगा। अब हम इस पे हम बता देते हैं आपको क्या क्या याद करना है आपको। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। संस्कारों की क्रिया के क्रम और विवरण कि ये कब कब, मतलब उपनयन संस्कार कब होना है, अंत जो है कि जात कर्म कब होना है, ये जो संस्कार कब करना है, तो ये इस गृह सूत्र में दिया हुआ है। ठीक, शुल्ब सूत्र आपके ज्यामिति या फिर गणितीय चीजें होती हैं, ये भी आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। तो आप याद रखिएगा, इसमें होता है कि कोई भी यज्ञ कर रहे हैं तो उसकी कितनी माप होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, जो भी मतलब हमारी वैदिक कर्मकांड में जो भी एक तरह से गणित से लंबाई चौड़ाई से रिलेटेड है वो शुल्ब सूत्र में है। ठीक, तो इस तरह से ये शुल्ब सूत्र ध्यान रखिएगा। पुराण आपको पता है, 18 पुराण है, जातक का आपने पता होगी, पुनर्जन्म की कथा है, बहुत सारी कहानियों का संग्रह है। ठीक, तो हाँ, 16 संस्कारों के ऊपर बात कर रहे थे। बीएचयू वाले चैनल पे आपका 16 संस्कारों से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो है, मात्र 4 से 5-6 मिनट में, जिसमें बताया गया है कि कौन से संस्कारों का क्रम क्या है और कोई किस संस्कार में क्या होता है। तो बहुत सारा पूछ देता है कि जात कर्म क्या होता है, उसमें कौन क्या, मतलब उसमें कर्मकांड अपनाए जाते हैं, उपनयन में क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। आप भारतीय महाद्वीप में रह रहे, भारत में रह रहे हैं, तो आपको अपने 16 संस्कारों के बारे में पता होना चाहिए। और अभी ये लेटेस्ट पैटर्न आया है जिसमें 16 संस्कारों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो 16 संस्कारों का आप क्रम याद कर लीजिए और कौन सा कब है ये भी ध्यान दीजिएगा। अब 88 पे चलते हैं। फिर से क्रम लगाना है। विजयनगर की खोज और संरक्षण की महत्वपूर्ण घटनाओं को क्रम से लगाना है कि कैसे खोज हुई और उसको फिर संरक्षित कैसे किया गया था उसके ऊपर। कब हुआ था? 1336 में। किसने किया था? हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, किस वंश की स्थापना की थी? संगम वंश की स्थापना की थी। किसके नाम पे की थी? तो अपने पिता के नाम पे, इसके पिता का नाम था संगम, उन्हीं के नाम पर संगम वंश की स्थापना की थी। विजयनगर की राजधानी क्या थी? तो हम्पी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो विजयनगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विजयनगर में 4 वंश हुए। सुलू, अभी सीटीपीजी का हाल ही का क्वेश्चन है, सुलू, तुलु, सॉरी संगम है आगे, संगम, सुलू, तुलु और इवडू। ठीक है, ये 4 वंश आपके शासन किए हैं। ध्यान रखिएगा, इनका क्रम भी पूछता है। ठीक है, तो विजयनगर की खोज और महत्वपूर्ण घटनाओं को क्रम में रखना है। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगर की यात्रा कब की थी? जेएफ फ्लीट ने स्थल पर मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण लेखों का प्रलेखन शुरू किया। अलेक्जेंडर ग्रीनलेस ने हम्पी के पुरातत्व अवशेषों के शब्द बारीकी से फोटोग्राफ लिए। जॉन मार्शल के नेतृत्व में संरक्षण शुरू हुआ। अब ये जितनी भी घटनाएं हुए विजयनगर की खोज और संरक्षण से लेके उसको हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है।
ठीक। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले कॉलिन मैकेंजी विजयनगर की यात्रा करेंगे और ये सबसे पहले आएगा, तो इस तरह से ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक। उसके बाद अगर देखें तो बी के बाद आएगा आपका अलेक्जेंडर ग्रीनलेस सेकेंड ने हम्पी के पुरातत्व सेतु को सबसे पहले फोटोग्राफ लिए। उसके बाद आपका फ्लीट जो है कि यहाँ पे जो भी लेख लिखे गए हैं, जो उत्कीर्ण किए गए हैं, उसको पढ़ना शुरू किया, थर्ड। ठीक। उसके बाद आपका जो आएगा वो होगा जॉन मैसल के नेतृत्व में इसका संरक्षण किया गया, तो ये इस तरह से सही हो जाएगा। और विश्व धरोहर स्थल सबसे लास्ट में इसका शामिल किया गया, तो ये सबसे लास्ट में होगा। ठीक। तो यूनेस्को साइट में जो भी आपको शामिल किया गया है, जिन भी महत्वपूर्ण स्थलों को, उसको जरूर से आप लोग देख ले, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये जानने के लिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है। ठीक। सर ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा रचित वर्ग परिचय का मिशनरी स्कूलों में प्रवेशिका के रूप में उपयोग किया गया था, ये बिल्कुल सही है। ठीक। रीजन दिया है क्योंकि यह भारतीय वर्ण व्यवस्था के बारे में पाठ था, तो ये रीजन क्या है, गलत, ये स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है। भारतीय वर्ण व्यवस्था के बारे में इसकी कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है, तो इस तरह से इसका थर्ड आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइनटी नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है बौद्ध धर्म तीसरी शताब्दी से पूर्व तक अच्छी तरह स्थापित हो गया था और संपूर्ण सातवाहन काल तक फलता फूलता रहा। हमें सातवाहन काल में बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं के नाम, बहुत सारे अभिलेख और बहुत सारे जो है कि सोर्सेज मिलते हैं इसके बारे में, तो बिल्कुल सही है जो साउथ में था, क्योंकि ईसाई युग की पहली 2 शताब्दियों में दक्कन में बौद्ध धर्म का सबसे गौरवशाली युग था। बिल्कुल सही कि 2 शताब्दियों में आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से फला फूला था, और ये बिल्कुल स्टेटमेंट और रीजन सही और व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो है कि मैचिंग से क्वेश्चन है, मेगास्थनीज है, डियोडोरस है, स्टेब्रो, पिल्लिडी एंडर, ज्योग्राफी, नेचुरल हिस्टोरिका, उसके बाद इंडिका, बिब्लियोथिका हिस्टोरिका। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा मेगास्थनीज की, इंडिका ए का थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ए का थर्ड का 2 ऑप्शन है, ये गलत हो जाएगा। ठीक। उसके बाद डियोडोरस है, स्टेब्रो है और पिल्ली का आपको पता होगा क्या है, तो नेचुरल हिस्टोरिका है इनका। ठीक, तो इसका डी का सेकंड हो जाएगा। ठीक, तो इसमें देखिए दोनों ऑप्शन में ए और बी का सबसे सही दिया है और इसका वो दिया है। ठीक। उसके बाद अगर हम देखें तो बी का क्या है, डियोडोरस का हो जाएगा बिब्लियोथिक और स्टेब्रो का हो जाएगा ज्योग्राफी। ठीक है, तो स्टेब्रो ने भी ज्योग्राफी नाम से लिखी है और टॉलमी ने भी ज्योग्राफी नाम से लिखी है, इस तरह से फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशासन के सुधार करने की दृष्टि से 1882 के संकल्प द्वारा स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ किया गया था। यह किससे संबंधित है, यानी कि ये किस गवर्नर जनरल से संबंधित है, तो आपको पता होगा 1882 से 84 तक आपका कौन था, रिपन था। ठीक है, फिर उसके बाद जब एल्बर्ट बिल विवाद आया 83-84 में, तो फिर उस पर बहुत सारे वो चीजें, फिर इसने त्याग पत्र दे दिया था और इसे स्थानीय स्वशासन का जनक दाता भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 93 फिर आपका असर्शन रीजन से क्वेश्चन है। ठीक है, असर्शन रीजन क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो आप इसको जब प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। असर्शन ने भारत की संविधान सभा की अध्यक्षता कांग्रेस नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, बिल्कुल सही है, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन ये जो रीजन दे रहा है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, दोनों सही है लेकिन रीजन एक्सप्लेनेशन गलत है, इस तरह से सेकेंड सही होगा आंसर, एक्सप्लेन नहीं करा है। मरकज शब्द का तात्पर्य, आपको हमने बार बार बोला कि आपको टर्म्स याद करने होंगे, चाहे एंशिएंट के एंशिएंट में आप देखेंगे कि जो है कि बहुत सारे टर्म्स, जैसे कि बलि क्या है, उपकार क्या है, जो है कि भाग क्या है, फिर मिडवर्ड में मरकज, मशाहत, ऐसे आपको टर्म्स देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब होता है सांस्कृतिक केंद्र, जहाँ पे कल्चरल सेंटर होता है उसको मरकज बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सांस्कृतिक टर्म के लिए ये यूज हुआ है। तो मैंने बहुत सारे चैनल पे टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं, अगर आप चैनल पे अभी भी नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो जरूर देखें, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको प्लेलिस्ट ढूंढने में, किसी भी वीडियो को ढूंढने में बहुत दिक्कत आती है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 80 90 20
94 18 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपको पूरी प्लेलिस्ट आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद इसको मैचिंग में लगाना है। मर्जर ऑफ पेप्स, क्रिएशन ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात स्टेट, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, क्रिएशन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा स्टेट, मतलब कब कब ये राज्य बने थे उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है 95। ठीक, तो अगर हम देखेंगे मर्जर ऑफ पेप्सू तो ये आपका हो जाएगा 1956, क्रिएशन ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात स्टेट 1960, उसके बाद द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नवंबर 1956 और क्रिएशन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा स्टेट 1966। ये इसका सही है। जब हम लेक्चर्स लेंगे अभी पीवाईक्यू काफी सारे क्वेश्चन है, तो इसलिए हम सोचे कि जितना शॉर्ट में आपको पीवाईक्यू का आंसर मिल जाए और जितना एक्सप्लेन कर सके उतना एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आप इसको जल्दी से देख ले। लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर आप उसे देखेंगे नहीं, आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। ठीक है, तो आगे हम लोग जो भी टॉपिक वाइज वीडियो लाएंगे उसमें एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। हु सेड एलिमेंट ऑफ इंटरप्रिटेशन इंटर्स इनटू एवरी फैक्ट ऑफ हिस्ट्री। ठीक, किसने ये कहा है कि ईएच कार की हम बात कर रहे थे, उन्हीं का फैक्ट भी आ गया। क्यों कह रहे हैं कि एलिमेंट ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो भी हम व्याख्या कर रहे हैं, तत्वों की जो व्याख्या कर रहे हैं, इंटर्स इनटू एवरी फैक्ट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, वो सभी फैक्ट हिस्ट्री के फैक्ट में इंटर करते हैं, मतलब कि ये फैक्ट के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं। तो ईएच कार है, ईएच कार की व्हाट इज हिस्ट्री से ये लिया गया है। फिर एक इन्होंने इनका एक नया स्टेटमेंट सीटीपीजी में पूछा हुआ था कि इतिहास को जानने से पहले हमें इतिहासकार को जानना चाहिए, ये भी ईएच कार का ही कथन है। ठीक है, चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? ठीक, ये क्वेश्चन है 3 प्रांतों, 4 प्रांतों, 5 प्रांतों, 6 प्रांतों। ये बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा पूछा ही जाता है। तो कितने? 3 प्रांतों में, तक्षशिला, उज्जैनी और स्वर्णद्वीप। ठीक है, ये 4 थे ना, तो ये ध्यान रखिएगा, 3 प्रांतों में विभाजित था। असर्सन रीजन क्वेश्चन है आपका फिर से। असर्सन ने द महावस्तु गिव हैजियोग्राफी मतलब स्केट बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा एंड डिस्क्राइब द इमर्जेंस ऑफ द मोनेस्टिक ऑर्डर इन मिक्स्ड संस्कृत प्रकृत रीजन द ट्रेंड टुवर्ड द यूज ऑफ संस्कृत इंटेस्टिफाइड इन महायान स्कूल। ठीक है, तो ये देखिए ये बौद्ध धर्म से क्वेश्चन है कि कौन किस तरह का सोर्सेज देता है, उससे क्वेश्चन है। तो ये बिल्कुल सही है कि द महावस्तु जो है कि वो एक पवित्र बायोग्राफी है बुद्धा और उनके जो भी इमरजेंस हुए, उनकी जैसे मोनार्की जो भी थी, उनकी जो मिक्स्ड संस्कृति थी, यानी कि मिक्स्ड मतलब मोनास्टिक ऑर्डर और मिक्स्ड संस्कृत एवं प्राकृतिक जो है कि भाषा में इन्होंने ये दिया है, बिल्कुल सही है। ये भी बिल्कुल सही है कि द ट्रेंड टुवर्ड द यूज ऑफ संस्कृत इंटेंसिफाइड इन महायान स्कूल। संस्कृत का यूज महायान धर्म के लोगों ने किया, जिन्होंने बुद्ध को एक मूर्ति के रूप में, भगवान के रूप में पूजा किया, उन्होंने संस्कृत यूज किया। ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे महावस्तु की बात हो रही है, यहाँ महायान की बात है, तो व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक, चलिए 1 अप्रैल 1921 को प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। हालांकि ये कुछ समय के लिए 2 प्रांतों में लागू नहीं रहा। ये 2 प्रांत कौन से थे? ये आपका 99 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, बिहार और संयुक्त प्रांत, मद्रास और आंध्र, बंगाल और मध्य प्रांत, अवध और पटना, कौन से 2 प्रांतों में ये लागू नहीं किया गया था? तो बंगाल और मध्य प्रांतों में कुछ समय के लिए जो डायरार्की स्टार्ट की गई थी वो इसमें नहीं लागू हुआ था, बाकी सब जगह था। प्रांतों में द्वैत शासन आपको पता होगा कि 1919 में था और 1935 में किस में लागू हो गया था? केंद्र में द्वैत शासन लागू हो गया था। ठीक, इसको प्रांतीय स्वशासन नंबर 1 और इसको 2 कहते हैं। उत्तरदायी शासन नंबर 1 और उत्तरदायी शासन नंबर 2 बोलते हैं इसको। ठीक, 100 नंबर क्वेश्चन। गुप्त शासन का आरंभ दक्कन में वाकाटक, कन्नौज का हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त। इनको क्रोनोलॉजी से लगाना है। ठीक है, इनको क्रोनोलॉजी से लगाना है, देखते हैं इसका। तो आपको गुप्त शासन का आरंभ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 335 से 375 ईस्वी। उसके बाद अगर बात करें दक्कन में वाकाटक की तो 320। तो इस तरह से देखिए ये एक ऑप्शन से हो गया। कन्नौज का हर्षवर्धन 647 और समुद्रगुप्त 375 से 415। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इसको ही देख लेते बस, कन्नौज का हर्षवर्धन, तो उसी से ये सॉल्व हो जाता। ठीक, 647। दिसंबर का पेपर काफी इजी आया था, इसलिए बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ गया था। फिर से क्रोनोलॉजी से जितने भी लीगल रिफॉर्म्स है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इंडियन डिक्लेयर्ड सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो है कि इनको क्रोनोलॉजी से लगाना। ये जिस बच्चे का हमने लिया है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन किए हैं, अभी ऑफिशियली अपलोड नहीं हुआ है। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें सबसे पहले ए आएगा, मॉर्लियो सुधार। ठीक है, सबसे पहले मॉर्लियो सुधार आया था। ठीक, तो ए, तो ये दोनों कट हो जाएगा।
ठीक। उसके बाद आएगा आपका सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 2, तो इस तरह से आपका हो जाएगा ए के बाद सी, ये होगा, ये कट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, ठीक, थर्ड। फिर उसके बाद ई में आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया, और पांचवा इंडियन डिक्लेयर्ड सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक। तो पांचवा डी सबसे लास्ट में होगा, तो ये थर्ड आंसर सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये भी। शालीमार बाग, साहिबाबाद और कुदसिया बाग का निर्माण मुगल काल में हुआ था, किस शहर में स्थित है? ये बहुत ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, शालीमार बाग से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये सारे दिल्ली में है, ठीक है। शालीमार बाग, साहिबाबाद और कुदसिया बाग ये सारे मुगल काल में निर्मित बाग है, और ये सब दिल्ली में स्थित है। औपनिवेशिक भारत में सिविल सेवाओं के बारे में कौन से कथन सही हैं? ये क्वेश्चन है। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इंग्लैंड के हेल्बरी में 1806 में ईस्ट इंडियन कॉलेज की स्थापना की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1798 में भारतीय सिविल सेवा की नींव रखी। भारतीय सिविल सेवा को प्राय कॉपर फ्रेम कहा गया है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी के नौकरों का वेतन बढ़ा दिया था, ठीक है। ये सारे स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट सही है इस पे हमें बताना है, ठीक। तो अगर देखिए तो ए बिल्कुल सही है, बी भी बिल्कुल सही है, सी नहीं सही है, डी नहीं सही है, ई नहीं सही है, ठीक। तो इस तरह से फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आप 1800 फोर्ट विलियम कॉलेज बिल्कुल सही है, इसी समय नाना फडणवीस की मृत्यु भी हुई थी, तो आप दोनों को याद कर सकते हैं, एक साथ बार बार पूछता है। 1806 में फिर हेल्बरी कॉलेज की खोली गई थी, ठीक है। 1798 में ये सिविल सर्विस की नींव रखी गई थी, गलत है। कॉपर फ्रेम नहीं कहा जाता है, और ये नौकर को वेतन बढ़ा देते, बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए ए बी। पिंडारी शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, पिंडारियों का दमन किससे संबंधित है? लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23, तो उससे ही आप देख सकते हैं, तो वो व्यक्ति जो पिंड का उपयोग करता है उसे पिंडारी ये जो है कि कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे पिंडारी कुछ वो जो लूटपाट करने वाले आधुनिक भारत में लोग थे जिनका दमन किया गया था गवर्नर जनरलों के द्वारा, उनके लिए भी यूज हुआ है, ठीक। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द किचनर टेस्ट वाज सब्जेक्टेड टू इम्प्रूव। किचनर विवाद आपने सुना होगा, किससे संबंधित है किचनर विवाद? ठीक है, हेल्थ सिस्टम इन कॉलोनियल इंडिया नहीं होगा, फॉरेन अफेयर्स इन कॉलोनियल इंडिया बिल्कुल नहीं होगा, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इन कॉलोनियल इंडिया बिल्कुल नहीं होगा, मिलिट्री एडमिशन इन कॉलोनियल इंडिया बिल्कुल सही है। आप सभी लोग हमें जरूर से बताइएगा किचनर विवाद से कौन सा गवर्नर जनरल संबंधित है, कमेंट में सभी लोग जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, काफी लंबा वीडियो है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं इसको। वेट, कौन सा सही है? ठीक, ये क्वेश्चन है। ब्राह्मण ग्रंथों में बलि संबंधी कर्मकांड का वर्णन है, उपनिषदों में दार्शनिक विचार सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका अगला है कि आरण्यकों वन से संबंधित ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। यजुर्वेद गीतों से संबंधित है, गलत हो जाएगा। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र शामिल है, बिल्कुल, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से देखें तो डी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा थर्ड आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था। मलखेड़ दक्कन के राजपूत शासकों को कालानुक्रम 1725 से 1000 ईस्वी में रखे, ठीक है। जो राजपूत वंश के शासक थे उनको क्रम से लगाना है, और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक। अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो ए होना चाहिए, ए होना चाहिए, क्यों? क्योंकि दंती दुर्ग इसका संस्थापक था। फिर कृष्ण प्रथम आएगा, ठीक। उसके बाद गोविंद थर्ड आएगा, फिर उसके बाद अमुक प्रथम आएगा, फिर कृष्ण तृतीय आएगा। ये एकदम क्रोनोलॉजी से ही है, ए बी सी डी, ठीक है। चलिए, असर्सन रीजन क्वेश्चन है। पोस्पोग्राफी सामूहिक जीवन अध्ययन व्यक्तियों के विस्तृत जीवनी परक अध्ययनों द्वारा अतीत को समझना है, क्योंकि पोस्पोग्राफी का इतिहास से कोई संबंध नहीं है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है, ठीक। जब हम लोग व्यक्तियों के विस्तृत जीवन परक अध्ययन द्वारा अतीत को हम लोग जानते हैं, समझते हैं, तो वो कैसे इतिहास से संबंधित नहीं है। जो भी हमें जानकारी देती है तो ये गलत है। पोस्पोग्राफी क्या है? गलत है। सामूहिक जीवन अध्ययन कर रहे हैं ना, तो ये गलत है, इतिहास से संबंधित है पोस्पोग्राफी। भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह नगरों की पहचान करिए। पश्चिमी तट के, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पश्चिमी तट पूछ रहा है। इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो तंजौर, कालीकट, किवलोन, भटकल और दाहेज। पश्चिम तट की बात करेंगे तो काली तट आ जाएगा सबसे पहले, किवलोन आ जाएगा, भटकल आ जाएगा और दाहेज आ जाएगा। तंजौर नहीं है, तंजौर पश्चिमी तट का बंदरगाह नगर नहीं है, तो इस तरह से हो जाएगा बी सी डी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था।
औपनिवेशिक काल के निम्नलिखित अकालों को क्रम से लगाइए। उत्तर पश्चिमी प्रांतों और अवध का अकाल, बंगाल का भयंकर अकाल, मद्रास का अकाल, उड़ीसा का अकाल, दिल्ली और आगरा का अकाल। आप देखेंगे जब डायरार्की आ गया था 1765 में, जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, उसके बाद भारत में बहुत सारे अकाल हमें देखने को मिलते हैं और बहुत सारे अकालों का क्रम देखने को मिलता है। उसमें सबसे पहले आप बंगाल का भयंकर अकाल देखने को मिलेगा, फिर मद्रास का अकाल आता है, फिर उसके बाद आपका उत्तर पश्चिमी प्रांत में अवध का अकाल देखने को मिलेगा, दिल्ली और आगरा का अकाल देखने को मिलेगा, और पांचवा सबसे लास्ट उड़ीसा का अकाल देखने को मिलेगा। और इस तरह से इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा। और ये जो भी अकाल, इसमें इतने सारे लोगों की डेथ हुई थी बहुत ज्यादा, कि बहुत ही एक तरह से निर्मम उस समय सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। Which famous journal was jointly launched by Mark Bloch and Lucien Febvre in January 1929? ये हमारे सेमेस्टर में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इसको ध्यान रखिएगा। इन दोनों लोग का नाम अगर साथ में आए तो ध्यान रखिएगा। और ये है एनाल्स डी हिस्टोरी, इकोनॉमिक इट सोशल। ये दोनों का जॉइंट जो है कि जनरल है, ठीक है। मैचिंग है। महिला समिति, वुमेन इंडियन एसोसिएशन, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब ये जितने भी आपको देख रहे हैं वुमेन्स, मतलब वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी आपको उसमें से कोई भी नहीं भूलना है, चाहे वो भारत स्त्री महामंडल 1910 का, चाहे WIA हो, चाहे AIWC हो, जितने भी आपके आर्य समाज महिला समिति हुई, जितने भी आपकी समितियां, उसको आपको भूलना नहीं है। इसको अगर हम लोग देखें तो महिला समिति की स्थापना 1913 में हुई थी, ठीक। और फिर उसके बाद वुमेन कॉन्फ्रेंस 1917 में एनी बेसेंट मार्गरेट कजिस ने किया था। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया की स्थापना आपका 1925 में, और AIWC का 1926-27 भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसका जो सही होगा ये होगा आपका थर्ड, ठीक है। चलिए, युवा सैनिक मंगल पांडे को अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला करने के लिए 29 मार्च 1857 को फांसी दी गई। मंगल पांडे कहाँ शहीद हुए थे, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक। तो कहाँ हुए थे? बैरकपुर में, बैरकपुर छावनी से थे ना। चलिए, संस्कृत साहित्य के उच्च शिक्षा केंद्र क्या कहलाते थे? जो संस्कृत साहित्य के उच्च शिक्षा केंद्र क्या थे? चतुर्वर्ण, चतुष्पथी, चतुरांगन, चतुर्वेदी। उच्च साहित्य क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था आपका चतुष्पथी। जो भी उच्च केंद्र थे संस्कृत साहित्य को पढ़ाने वाले, जो हायर एजुकेशन देते थे, उन्हें चतुष्पथी कहा जाता था, ठीक है। चलिए, The 18th and 19th centuries were dominated by the writings of the European scholars usually referred to as the, उन्हें क्या कहा जाता था? नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, ओरिएंटलिस्ट, कम्युनिस्ट। उस समय 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में कैसी विचारधारा से प्रेरित होकर लोग इतिहास लेखन कर रहे थे? तो क्या था? ओरिएंटलिस्ट इतिहास लेखन का दौर था ये 18-19 सेंचुरी। हिस्टोग्राफी का पार्ट है, बहुत ईजी है, ठीक है। ये आपको पढ़ना जरूरी है। इस पे हमने वीडियो डाला कि कौन से ओरिएंटलिस्ट इतिहासकार हैं। ओरिएंटलिस्ट यानी कि प्राच्यवादी, उदारवादी, उपयोगितावादी, ये विचारधारा, राष्ट्रवादी, ये विचारधारा से कौन कौन से इतिहासकार संबंधित है और क्या है ये विचारधारा है, इस पे भी लेक्चर है। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो देख लीजिए। किस जनजातीय नेता ने महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन किया था? ठीक है, तो है आपका बिरसा मुंडा, तात्या भील, अल्लूरू सीताराम राजू और माला पंडाराम। तो ये है अल्लूरू सीताराम राजू ने महात्मा गांधी के विचारों का पालन किया था। कौन सी औद्योगिक गतिविधियां सही थी? इस पे आपको बताना कौन सी इसमें से सही है, ठीक है। 117 नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग देखें, विदेशी विनिमय खुदरा अधिनियम 1935 गलत है, ठीक है। उसके बाद देखिए, टाटा आयरन स्टील कंपनी 1913 में इस्पात का उत्पादन किया, ये बिल्कुल सही है। दिसंबर 1919 में सरकार ने भंडार क्रय समिति का गठन किया, बिल्कुल सही है। 1923 में इब्राहिम रहमतुल्लाह के नेतृत्व में गठित आयोग ने उद्योग संरक्षण नीति की सिफारिश की, बिल्कुल सही है। राजकोषीय आयोग 1923 ने उद्योग के राजकोषीय संरक्षण के लिए दोहरा सूत्र निर्धारित किया, ये गलत है, ठीक है, ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किससे संबंधित है? बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये तो हम इतनी बार आपको क्वेश्चन में, बुक एंड ऑथर में बहुत बार बताए हैं। तो क्या होगा? लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब ये है कि विलियम विल्कॉक्स, मार्क विलिक्स, BH बैडन पावेल और हेनरी इलियट,
ठीक है। और इनका जो काम है उसके ऊपर जो है कि बुक है उनके ऊपर वो उसको बताना है कि कौन सी बुक उन्होंने कब लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें विलियम विलकॉक्स का, तो ये हो जाएगा लेक्चर्स ऑन एंशिएंट सिस्टम ऑफ इरिगेशन इन बंगाल, विलियम विलकॉक्स का 1930 का वर्क है। मार्क विल्क्स की बात करेंगे तो हिस्टोरिकल स्केच ऑफ द साउथ इंडियन की बुक है। बेडन पावल का बहुत इंपॉर्टेंट काम है आपका, देखेंगे ये हो जाएगा हैंडबुक ऑफ द मैन्युफैक्चर्स एंड आर्ट ऑफ पंजाब। और हेनरी इलियट 1869 है मेमोइर्स ऑफ हिस्ट्री, फोल्क लोर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेस ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इनके बुक एंड ऑथर से संबंधित था। इकबालनामा ए जहांगीरी के लेखक का नाम बताइए। आपको हमने बताया था कि ये तुझके जहांगीरी को कंप्लीट किया था इन्होंने, अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको इस क्वेश्चन का बताया था, मुतमिर खां थे। ठीक है, जहांगीर का जो जीवनी है उसको पूरा जहांगीर ने नहीं लिखा, उसे 3 लोगों ने लिखा है, मुतमिर जहांगीर, फिर मोहसिन खानी और जहांगीर, तीनों ने मिलकर उसको कंप्लीट किया है। ठीक है, चलिए इसमें है आपका असंसद इंजन। नवंबर 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोल सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग का विरोध किया। बिल्कुल सही है, क्योंकि गांधी का मानना था कि इसमें मुख्य धारा के समाज में उनके एकीकरण में रुकावट आएगी और वे अन्य जातियों के हिंदुओं से अस्थायी रूप से पृथक हो जाएंगे। तो रीजन भी बिल्कुल सही है, कारण भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, प्रारंभिक मध्यकाल में हुंडिका किससे संबंधित है? हुंडिका, ठीक है, उत्कीर्ण लेख से, विनिमय पत्र से, शासकों की उपाधि से, कला और स्थापत्य कला से। हुंडी आपने बहुत बार सुना होगा, हुंडी का उल्लेख आपको यूजीसी नेट में बार बार देखने को मिलेगा। हुंडी का नहीं, हुंडी है। हुंडी क्या होता था? एक विनिमय पत्र होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने पर उसे दिखाने में पैसे मिलते थे, उसे हुंडी बोलते थे। ठीक है, तो हुंडी बार बार आपको जिक्र देखने को मिलेगा यूजीसी नेट में। अब देखिए यहाँ पे कुछ बुक्स हैं और इसको हमें मैचिंग करना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को। राग दर्पण, ठीक है, तो राग दर्पण की बात करें अगर हम लोग, राग दर्पण शम्स अल अश्वत, मुकद्दिमा और रौजत अल इल्मा 14वीं शताब्दी, इस्बत उन नुब्वा और रिसाल रेत ए रवाफिज, सरहिंदी, इब्ने खालदून, रास बरस खां और फकीरुल्लाह। ठीक है, 133 क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व अगर हम लोग करें तो देखेंगे कि राग दर्पण आपका होगा फकीरुल्लाह का। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। बी थर्ड शम्स अल अस्वद अगर देखें तो ये हो जाएगा रास बरखा का। मुकद्दिमा और रौजत अल इल्मा आपका हो जाएगा इब्न खालदून का, और इस्ब उन नुबा और रिसाला रिद ख्वाजिब सरहिंदी का। ठीक है, ये बुक्स, ये नाम थोड़े हार्ड है लेकिन आपको इसको रटना पड़ेगा। इतिहास का 2 ही रूल है, जो समझ में आए समझ लीजिए, जो नहीं समझ में आए उसे रट लीजिए। ठीक है, चलिए 124 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सही है ये बताना है। वर्तमान राशन कार्डों के समान एक प्रणाली शुरू करना अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति और बाजार केंद्र से संबंधित क्या था? तो बिल्कुल सही है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? राशनिंग सिस्टम लाया था। ठीक है, और बाद में पीडब्ल्यूडी विभाग बना के डलहौजी लाएगा, और कुछ ऐसा ही कार्य चंद्रगुप्त मौर्य का हम लोग देखेंगे, जब उसने अकालों के लिए अलग विभाग बनाया था, और उसके अभिलेखों में हमें देखने को मिलेगा सौगौरा और महास्थान के लेख में। ठीक, तो बिल्कुल सही कि वर्तमान की राशनिंग प्रणाली शुरू किया था। ठीक, हमने आपको बार बार लेक्चर में भी बताया है। व्यापारियों पर नियंत्रण लगाने और निर्धारित दरों पर नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बाजार निरीक्षकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना बिल्कुल सही है। सहना मंडी आप देखेंगे, दरोगा देखेंगे, इनका अलग अलग अधिकारियों को इसने नियुक्ति की थी। संपूर्ण प्रणाली के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए दीवाने रियासत बनाया था बाजार व्यवस्था के लिए। ठीक, बिल्कुल सही है। व्यापार का पंजीकरण क्या? बिल्कुल सही है, मतलब रजिस्ट्रेशन करना होगा आप कोई भी ट्रेड करते हो, जैसे आज वर्तमान में है। अनाज भंडार के लिए गोदामों का निर्माण करना और केवल कमी होने पर उनसे अनाज जारी करना, यानी कि जब अकाल वकाल पड़ जाएगा तब अनाज जारी करना, यानी कि सब सही है स्टेटमेंट। बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे 1616 से 1 में गेहूं की दर, यानी कि अनाजों का टाइम पीरियड में कितना दाम था ये हमें बताना है। ठीक है, ये बहुत थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे है 1600 से 1601 में गेहूं की दर, तो अगर बताएं इसका 12 दाम प्रति मन था। 1616 से 1 में बाजारों की दर, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 दाम प्रति मन। ठीक है, तो इसका थर्ड आंसर है। और 1616 में चना की दर 125 दाम प्रति मन था, और सॉरी चीनी का दर है ये। किस तरह से होगा देखें तो, ए का थर्ड, बी का सेकेंड, और सी का 1 और डी का 4। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, एनटीए का पहली बार।
ऐसे ईयर वाइज दाम बताने हैं, थोड़ा सा ट्रिकी था। किसके शासनकाल में पहली बार आतिशबाजी के लिए बारूद का उपयोग किया गया था? आतिशबाजी यानी कि जैसे हम लोग दिवाली में पटाखे जलाते हैं, उसके लिए बारूद का यूज किया गया था, वो फिरोज शाह तुगलक था। सोचिए, मतलब आतिशबाजी के लिए इसने सीधे बारूद का यूज कर लिया। अब ये है कालाजार, हैजा, मलेरिया, प्लेग और इससे रिलेटेड कौन लोग हैं उसको मिलाना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट में देखने को मिलेगा। तो देखेंगे कालाजार हो जाएगा यूएन, ब्रह्मचारी हैज, रॉबर्ट कॉच, मलेरिया रोनाल्ड रॉस और प्लेग हैपकिन, ये लोग संबंधित है और इसका ये एलाइट सही है। उस शासक का नाम बताइए जिसने 17वीं शताब्दी में नहर-ए-बिस्त और शाह नहर का निर्माण कराया था। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपका यूजीसी नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, शाहजहां है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, औपनिवेशिक काल के किसान और जनजातीय विद्रोह को सही कालक्रम में रखना है। मोपला विद्रोह है, बंगाल का नील किसान विद्रोह है जो 1829-30 में हुआ था। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले भील विद्रोह होगा। ठीक, उसके बाद आपका संथाल होगा 1855 में। ठीक, उसके बाद मोपला होगा 1921 में। ठीक, उसके बाद आपका बंगाल का नील विद्रोह होगा, नील किसान विद्रोह होगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ 4 और 5वां होगा दक्कन दंगे। ठीक, तो इस तरह से सेकंड आंसर इसका सही होगा। गुप्त साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो प्रांतों को क्या कहते थे? भुक्ति कहते थे, अवनी कहते थे। ठीक, तो इसका आंसर थर्ड होगा, भुक्ति और अवनी दोनों कहते थे। बहुत ज्यादा बार यूजीसी नेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कम से कम 10 से 12 बार आपको ये क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिलेंगे। अब ये राजवंश है, इन राजवंशों को कालक्रम में रखना है। सेम क्वेश्चन यूजीसी नेट ने पूछा हुआ है अपने प्रीवियस ईयर पेपर में। ठीक है, तो अगर इसमें देखें तो सबसे पहले आपका दिल्ली सल्तनत होगा, फिर आपका जौनपुर और कश्मीर की मदुरा सल्तनत बाद में आएंगी, सब जो रीजनल डायनेस्टी है। उसके बाद ही आएगा गजपति साम्राज्य, बहुत बाद में आता है। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे अहमदनगर बीजाबरार आएंगे जो टूटेंगे उससे, और फिर इनके बाद गोलकुंडा का होगा। ठीक, तो इस तरह से सेकेंड इसका आंसर सही है। इजी था, थोड़ा ही पढ़ते तो समझ में आ जाता। ये है आपका, हाँ अभी कथक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, इसको थोड़ा लॉन्ग कर दिया है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जब्त के लिए खेती की निरंतरता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया जाता था। पोलज ऐसी भूमि जिस पर प्रतिवर्ष खेती की जाती थी। परती ऐसी भूमि जो कुछ समय के लिए खाली छोड़ दी जाती थी। चाचर ऐसी भूमि जो 3 या 4 वर्ष तक खाली रहती थी। बंजर ऐसी भूमि जिस पर 2 वर्ष से खेती नहीं हुई। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ये असर्शन रीजन में दे दिया है, और ये सेम क्वेश्चन आपको ट्रू एंड फॉल्स में यूजीसी नेट में देखने को मिलेगा और मैचिंग के लिए में देखने को मिलेगा, और कहीं कहीं वन लाइनर में भी। तो देखिए सेम ही क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया और थोड़ा इसमें गलत है। ठीक है, इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये है खेती का विस्तार और सुधार करने के लिए अकबर ने 1, 2, 1, 3 और 4 श्रेणियों के तहत आने वाली भूमि पर राजस्व की नियम दर लगाने का आदेश दिया। उस भूमि को केवल श्रेणी 1 में पहुंचने पर उस पर पूर्ण स्वीकृति दर लगाने का आदेश दिया। तो ये तो सही है, लेकिन ये सही नहीं है, तो फोर्थ आंसर सही है इसका। थर्ड, भारतीय इतिहास के बारे में कौन से कथन सही है? भारतीय प्रेस के इतिहास, प्रेस से बहुत सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। ठीक, तो कौन सा सही है? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में सेंसरशिप लागू की, बिल्कुल सही है। उसके बाद है आपका 1799 के अधिनियम को द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट 1799 के नाम से जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक द लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट 1835 लेकर आया, बिल्कुल सही है। ये दोनों गलत है, ये तो 1878 होगा ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, तो ई नहीं होगा, ए बी सी 133 का बिल्कुल सही है। चलिए अब फिर से एक बार आप मैचिंग से क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करते, काफी लंबा वीडियो हो गया। ठीक है, अल्लाह बख्श, ठीक है, किस पार्टी से संबंधित थे? तो अल्लाह बख्श सिंध यूनाइटेड पार्टी से थे, इस तरह से थर्ड होगा। बलदेव सिंह अकाली पार्टी से थे। सिकंदर हयात खां आपकी यूनिस्ट पार्टी से थे। खलीक उज़्मा मुस्लिम लीग से थे। ठीक है, चलिए
दक्कन के वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको हमने हमेशा बताया कि फाउंडर याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमने किए तो ये जितने वंश है उनके फाउंडर और कैपिटल हमने एक अलग से शॉर्ट वीडियो दिया हुआ है, आप उसको जरूर से जाके चैनल पे विजिट करें और देखें। विंध्य शक्ति प्रथम होगा इसका, ठीक है। भारत की एकता और अखंडता के बारे में कौन से कथन सही है, ये क्वेश्चन है आपका, बहुत सारे हैं, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक। न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति एस के दास की अध्यक्षता में भारतीय प्रांतीय आयोग, भारतीय भाषाई प्रांत आयोग, बिल्कुल सही होगा, ठीक। उसके बाद जेवीपी समिति में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टभी सीतारामैया शामिल थे, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद जेपी ने आंध्र राज्य का समर्थन नहीं किया, गलत है, ठीक है। उसके बाद पट्टभी श्रीरामुलु ने जेपी के निर्णय का समर्थन किया था, गलत है। और अक्टूबर 1935 में तमिल भाषी राज्य के रूप में तमिलनाडु का निर्माण किया गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, 53 है, सॉरी 35 पढ़ रहे हैं। भारतीय विदेशी नीति के बारे में कौन से कथन सही है, उसके ऊपर हमें बताना है कौन से कथन सही। ऐसे क्वेश्चन आपको 3 से 4 हमेशा देखने को मिलेंगे, ठीक है। समूह शक्ति की राजनीति से दूर रहना, बिल्कुल सही है। किसी एक स्थान पर स्वतंत्रता का इनकार दूसरे स्थान पर स्वतंत्रता को खतरे में अवश्य डालता है, बिल्कुल सही है। औपनिवेशिक और पराधीन देशों की स्वाधीनता, और ये दोनों गलत है, ए बी सी सही है। When did Veera Ravivarman Kulsekhar, the ruler of Kulan, expel Muslim garrisons and was crowned at Karachi? ठीक है, 138 नंबर क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 1312, ठीक है, 1312 में। ऋग्वेद के शब्दों की व्युत्पत्ति विज्ञान निरुक्त पर 6वीं शताब्दी युग में ग्रंथ निरुक्त का लेखक कौन है? यास्क है। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपको यूजीसी नेट में इस पे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, विवाह के संबंध में कौन से विकल्प सही है? अब देखिए, विवाह से यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया, हमने विवाह पे कितने प्रकार के विवाह होते हैं और क्या क्या उस विवाह में होता है, तो विवाह पे हमने अलग तरीके से 5-10 मिनट का एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको जरूर से जाके बीएचयू वाले चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। विवाह संस्कार, इस पे हमने अलग से वीडियो डाला हुआ है, ठीक। तो बिल्कुल ये सही है कि प्राजपत्य विवाह दहेज के बिना, पिता दहेज के बिना, स्त्री धन के बिना कन्या देता है, बिल्कुल सही है। अर्श दहेज के स्थान पे गाय बैल के रूप में कन्या का सांस्कृतिक धन देना होता है, बिल्कुल सही है। राक्षस कन्या का मूल देकर विवाह करना, ठीक है, ये गलत है। उसके बाद आपका है असुर कन्या खरीद कर विवाह करना, बिल्कुल सही है। और पैसा सुप्त या अर्धचेतन कन्या के साथ एकांत में संबंध बनाना, ये पैसा विवाह, ए बी डी सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये कंप्रीहेंशन टाइप क्वेश्चंस हैं, इसमें जो है कि पैसेज को पढ़ना होता है और पैसेज को पढ़ने के बाद उसका आंसर लगाना होता है हमको, ठीक है। तो चलिए, इसमें आप पढ़ेंगे तो मैं सिर्फ इसका आंसर लगा दे, बहुत इजी, इसका आंसर इसी में रहता है। तो वायसराय इन हिज स्टेटमेंट हैड इंटेंस टू होल्ड कंसल्टेंस विथ इंडियन रूलर्स, गवर्नर्स ऑफ वेरियस प्रेसिडेंसीज, कमांडर्स ऑफ ब्रिटिश आर्मी और नाउ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन पढ़ के जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन रूलर्स, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका सही आंसर इंडियन रूलर्स है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के फिर आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा, टाइम टेकिंग नहीं होगा। व्हेन डिड लिनलिथगो इशू क्लियर एंड पॉजिटिव पॉलिसी डोमिनेंट स्टेटस, कब आया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्लियर एंड पॉजिटिव, तो 1939 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 142 फिर है कि कितने प्रांतों में कांग्रेस मंत्री परिषदों ने त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो जहां पे भी आप देखेंगे इसको 143 नंबर क्वेश्चन, तो हो जाएगा इसी में आंसर है आपका, आप देखेंगे तो हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर है 7 प्रांतों में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब आंसर करेंगे तो ये जल्दी से हो जाता है और गलत नहीं होगा। असम कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के उपरांत, मतलब क्या हुआ था, असम त्यागपत्र जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दिया था, ठीक। तो उसको अगर हम लोग देखें तो वो हो जाएगा, एक वैकल्पिक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था, ठीक है, वैकल्पिक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था, ठीक। चलिए, अब इसका इस वाले का लास्ट, व्हाई डिड वायसराय लिनलिथगो सेट अ कंसल्टेटिव ग्रुप, ठीक है। कंसल्टेटिव ग्रुप उन्होंने क्यों बनाया था लिनलिथगो ने, 145, ठीक। तो टू वर्क आउट अ क्लोजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन द वार, इसलिए इन्होंने कंसल्टेटिव ग्रुप जो है कि बनाया था, ठीक है।
यहाँ पे आप देखेंगे मिल जाएगा। चलिए अब लास्ट एक बार और कॉम्प्रिहेंशन आएगा और इसको आपको पढ़ के पूरा अच्छे तरीके से फिर आंसर देना होगा। हम आंसर बता देते हैं। द हिस्टोरियंस इज कंसर्न विथ, किससे हिस्टोरियन कंसर्न होता है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और हो जाएगा जनरल इन द यूनिक। ठीक है, इसमें कंसर्न होता है। हाउ हिस्टोरियन टेस्ट देयर एविडेंस, हिस्टोरियन को अपना एविडेंस कैसे टेस्ट करना चाहिए, ये जो है कि ये क्वेश्चन है। आप इसको थोड़ा सा समझेंगे तो इसका आंसर होगा बाई जनरलाइजिंग द एविडेंस। एविडेंस को हमें क्या करना चाहिए, डिस्ट्रॉय थोड़ी करेंगे, डिस्कार्ड थोड़ी करेंगे, निगेटिव थोड़ी करेंगे, जनरलाइज करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हिस्टोरियन गिब्बन डिस्कस द डिक्लाइन ऑफ, किसके ऊपर बात की है, रोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर, मौर्यन एम्पायर। इनका तो बुक भी है, किस पे, डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर। ठीक है, इनका ये बुक है। इजी क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी पैसेज, अभी तक का सबसे इजी पैसेज है, जो कि एक तरह से पीवाईक्यूज पे बेस्ड है आपका ये पैसेज। इस पैसेज में इसका आंसर नहीं दिया था, लेकिन बिल्कुल आपसे उसको खुद से करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग और कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन, ठीक है, इंग्लिश एंड फ्रेंच, कौन सा मतलब कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन है, तो रशियन एंड चाइनीज क्या कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन थे। और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज काज ऑफ 1914 वार, ठीक है, जो 1914 में वार हुआ था उसका रीजन क्या था, कॉज क्या था। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आपका रीजन है मिसमैनेजमेंट ऑफ डिप्लोमेट, डिप्लोमेट्स का मिसमैनेजमेंट 1914 का वार का कारण बना। ठीक है, तो ये जो पैसेज है, पहला जो 5 पैसेज है उसका आंसर उसी पैसेज में होता है। आप जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो सबसे आगे आपको क्वेश्चन पढ़ना है, बस इस टर्म को उस पैसेज में ढूंढना है और आपका टाइम जो है कि मैनेज हो जाएगा। ये ट्रिक होता है लगाने का। और इसको पढ़ने के बाद पूरा इसका आंसर इसमें नहीं होता, लेकिन आपको एक आइडिया देता है। और ये बहुत इजी अभी तक का पैसेज है कि आप ये एकदम फैक्ट बेस्ड है, जो हम लगाते हैं उससे रिलेटेड था। ठीक, इस तरह के पीवाईक्यूज के लिए बीएच वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे पीवाईक्यूज और जो भी जेआरएफ से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो जून 2025 पे होगा। जून 2025 का पीवाईक्यू के ऊपर हम लोग बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि हम लोग जेआरएफ के लिए किस तरह से अपनी तैयारी को शुरू करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद।